पिछले 5 महीनों से ज्यादा हो गया है, पर अभी तक उसे होश नहीं आया। अब देखो, सब भगवान के ऊपर है। वैसे वैद्य जी का कहना है कि अब उसका स्वास्थ्य काफी हद तक ठीक हो गया है। और तुम बताओ जगतराम, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? जगतराम कहता है, अब आपको तो सब पता है मुखिया जी, मैं इतनी सुबह कहाँ जाता हूँ। किसान आदमी हूँ, इतनी सुबह सुबह खेतों पर ही जाऊंगा। अरे जगतराम, तुम तो गांव के कुशल और धनी किसान हो, फिर तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? जगतराम मुस्कुराकर बोलता है, किसी भी इंसान को, चाहे वह कितना भी बड़ा और धनवान क्यों न हो जाए, पर उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। और आपको तो पता है ना मुखिया जी, मैं भी एक गरीब किसान ही था, पर मैं ईमानदारी और सच्चाई से कठिन परिश्रम करता रहा और भगवान की दुआ से आज सब ठीक हो गया। इतना कहकर जगतराम अपने खेतों की ओर निकल जाता है और थोड़ी ही समय बाद वो अपने खेतों पर पहुंच जाता है और अपने काम पर लग जाता है। और तभी उसके पास एक मजदूर आता है जिसका नाम गंगा होता है, और वो जगतराम से कहता है, क्या हुआ सेठ जी, कल आप मुझे याद कर रहे थे। कल मुझे घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं घर पर जल्दी चला गया था। अरे गंगा, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम कल क्यों जल्दी घर चले गए। मैं समझ सकता हूँ गंगा, कभी कभी घर पर ऐसे जरूरी काम आ जाते हैं कि हमें जल्दी घर जाना ही पड़ता है। और ये सब बात छोड़ो, मैंने तो तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया था। और तभी जगतराम अपनी जेब से कुछ धन निकालता है और गंगा को दे देता है। और धन देख गंगा बोलता है, ये क्या है सेठ जी, ये धन क्यों? अरे गंगा, ये तुम्हारे ही हक का धन है। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे ये उन 4 दिनों का धन है जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। पर सेठ जी, मैं आपको बिना बताए 4 दिन काम पर नहीं आया था, फिर भी आप 4 दिन का धन दे रहे हैं। अरे गंगा, तुम कितनी मेहनत से मेरे यहाँ काम करते हो। तुम्हारी भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, पर फिर भी तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से मेरे यहाँ काम करते हो। और माँ की तबीयत खराब हो तो एक बेटे का फर्ज बनता है उसका खास ख्याल रखना। और ईमानदारी से देखा जाए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये धन पर तुम्हारा ही हक बनता है। गंगा जगतराम के हाथों से धन पाके बहुत खुश होता है और कहता है, सेठ जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मैंने और सेठ भी देखे हैं, पर वे अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और न जाने कितनी बार तो हम जैसे मजदूर किसानों का हक का धन भी नहीं देते। पर आप ऐसे नहीं हो, आप हम सबका दुख दर्द समझते हो। गंगा, मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। मैं भी पहले तुम्ही लोगों के जैसा एक छोटा सा किसान था जो दूसरों के खेतों पर काम करता था। तो मुझे पता है कि एक छोटे से किसान की जीवन में क्या परेशानियां आती है। अब गंगा धन लेकर वापस खेतों पर काम करने लौट जाता है। जब शाम होती है, गंगा अपने काम से लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसके दोस्त मुंशीलाल का खेत पड़ता है। जगतराम खेतों की ओर देखता है और फिर घर चला जाता है। अब जगतराम अपने घर पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी आती है। आगे, आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। आज किस खुशी में मेरी पसंद का खाना बनाया है? आपकी लाडली छोटी बहन फूलवती है ना, जो आपको खाने में पसंद है वही उसे पसंद है, तो आज उसकी इच्छा थी कि मैं उसकी पसंद का खाना बने। वैसे मेरी लाडली है कहाँ? तभी फूलवती वहाँ पर आ जाती है। और फूलवती,
कहाँ गई थी? भैया, मैं मुखिया जी के घर गई थी। मुखिया जी के घर क्यों? भैया, आप शायद भूल रहे हैं, मुखिया जी की बेटी से मेरी बहुत अच्छी सखी है और उसी ने आज मुझे अपने घर मिलने बुलाया था। भैया, वो तो बता रही थी कि उसके पिताजी यानी कि मुखिया जी उसे जल्द ही नए वस्त्र और एक सोने की माला दिलवाने वाले हैं। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें भी अपनी सखी के जैसे नए वस्त्र और एक सोने की माला चाहिए। तभी फूलवती निराश होकर बोलती है, अगर आपके पास इस समय धन नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, पर जब भी आपके पास धन आए तब दिलवा देना। अरे वाह, मेरी छोटी बहन तो बड़ी हो गई। देखो तो ललिता, ये बड़ों के जैसे बात कर रही है। फिर जगत राम मुस्कुरा कर कहता है, अरे ऐसा कभी हुआ है कि तुम लोगों ने मुझसे कभी कुछ मांगा हो और मैंने ना किया हो? चिंता मत कर मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें भी जल्दी दिलवा दूंगा। अब खाना खाने चलें? बहुत भूख लग रही है मुझे। अब रात होती है, सब मिलजुल कर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब सुबह होती है, जगत राम अपने खेतों पर जाने के लिए निकल रहा होता है और तभी अपनी पत्नी ललिता से कहता है, क्या हुआ ललिता, तुम इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो? मुझे कल रात से कुछ सही नहीं लग रहा। मेरा मन बेचैन हो रहा है। कहीं हमारे परिवार पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? क्या हम घनश्याम को घर वापस ले आए? पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा और कहाँ होगा। और तभी जगत राम गुस्से में बोलता है, नाम मत लो मेरे सामने उसका, और उसको बेचारा कहना बंद करो। उस दिन क्या कह रहा था वो? मैं उसे उसकी जरूरत के लिए उसे धन नहीं देता, और ये भी कह रहा था कि मैं जो पूरे महीने मेहनत करके धन कमाता हूँ उसमें से भी उसे आधा धन चाहिए। अगर नहीं दिया तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। और तुम्हें पता है ललिता, वो मुझे कुछ ही महीने पहले जंगल के रास्ते में मिला था और कह रहा था, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है भैया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और देखो ललिता, मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत लगाव है, अगर इनके विरोध चाहे मेरा भाई क्यों न हो। और बस ललिता, अब सुबह सुबह मुझे उसकी बातें याद दिलाकर गुस्सा मत दिलाओ। और अब जगत राम अपने घर से निकल जाता है अपने खेतों पर जाने के लिए। और जब वह जंगल के रास्ते में पहुंचता है तब एक पेड़ के पीछे से मोतीलाल जगत राम को छुप कर देखता है और कहता है, हर बार जब भी मैंने और किशन लाल ने इसके संग कुछ बुरा करना चाहा, पर पता नहीं ये कैसे बच जाता है। बस एक बार किशन लाल होश आ जाए और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, फिर वह इस जगत राम को खुद ही देख लेगा। और इधर दूसरी तरफ घनश्याम भी एक पेड़ के पीछे से जगत राम को देख रहा होता है और कहता है, इन्हें मैंने कितनी बार समझा चुका, फिर भी ये अभी तक नहीं माने। इस बार तो इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना ही होगा। कुछ समय बाद जगत राम अपने खेतों पर पहुंच जाता है और उधर दूसरी तरफ मुंशीलाल के घर में उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, आप तो सारा दिन बस आलस की तरह घर में पड़े रहते हैं। आप तो कह रहे थे कि आज अपने दोस्त से मिलने जाएंगे और उनसे अपनी फसल के बारे में पूछेंगे कि हमारी फसल बेकार और कम क्यों हो रही है। अरे हाँ भगवान, मुझे पता है फसल के ऊपर कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे अपने दोस्त जगत राम से मिलने जाना है। और थोड़ी ही देर बाद मुंशीलाल अपने घर से निकल जाता है और अपने दोस्त से मिलने। और कुछ समय बाद मुंशीलाल जगतलाल के खेतों पर पहुंच जाता है। मुंशीलाल को देखकर जगतराम कहता है, आओ मुंशीलाल आओ, बताओ आज कैसे आना हुआ? जगत राम, जितने तुम्हारे खेत हैं उतने ही मेरे खेत हैं, और जितने तुम्हारे खेतों पर मजदूर किसान काम करते हैं
उतने ही मेरे। फिर भी तुम्हारी फसल इतनी अच्छी और ज्यादा होती है, और तुम्हारी फसल के सामने मेरी फसल ना तो अच्छी हो पाती है और ना ही ज्यादा होती है। ऐसा क्यों जगतराम? जगतराम मुस्कुराकर बोलता है, मुंशीलाल मेरे दोस्त, इस चीज का सिर्फ एक ही उपाय है। वह क्या उपाय है जगतराम? जल्दी बताओ, मैं सारे उपाय करने को तैयार हूँ। मुंशीलाल वो उपाय है ईमानदारी। ईमानदारी? मेरे दोस्त मुंशीलाल, तुम अब इतने आलसी हो गए हो कि तुमने अपने सारे काम ईमानदारी से करना छोड़ ही दिया है। बस कल से तुम सुबह जल्दी उठकर ईमानदारी से अपने खेतों पर चले जाना। तुम्हें तुम्हारी खराब और कम फसल का कारण मिल जाएगा। अब 2 दिन बाद मुंशीलाल फिर से जगतराम से मिलने जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं दोस्त। तुमने मुझसे जो कहा था मैंने वही किया, और मुझे अपनी फसल कम होने पर फसल बेकार होने का कारण पता लग गया। तुमने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। यहाँ से जाने के बाद मैं अगली सुबह जल्दी उठकर पूरी ईमानदारी से अपने खेतों पर गया, और वहाँ जाकर मैंने देखा कि कुछ किसान तो काम पर अभी तक आए ही नहीं थे। और जब मैं आगे अगले खेत पर पहुंचकर देखा तो वहाँ किसान तो आए, पर वह काम नहीं कर रहे थे। और मैंने ऐसे अपने खेत पर और भी किसान देखे जो ना तो फसल की सही से देख रेख कर रहे थे और ना ही फसल को समय पर पानी दे रहे थे। और जब मैंने उन्हें काम ना करते हुए पकड़ा और उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया, सेठ जी